जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि साथियों बहुत से लोग कह रहे थे कि मैम आप हिंदी पढ़ा देना, तो उन्हीं के लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उनके लिए, और एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है उसके लिए स्पेशल क्लास है। और मैं गारंटी लेती हूँ जो पढ़ाऊँगी उसी में से आएगा, उससे ऊपर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि उसी के बेस पर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे जिनसे मैं पढ़ी थी और उनसे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला जो चैप्टर है इसका नाम है हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान एवं बोलियां। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब हिंदी भाषा का परिचय क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब आप मुझे ये बताइए, अब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपका परिचय लिया जाता है ना, उसी प्रकार हिंदी भाषा का परिचय पता होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप एक बार देख लीजिए, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जो भाषा शब्द है किस धातु से बना है, भाष धातु से बना है। ये चीज आपको समझ आई, अच्छे से समझ आई होगी ना। अब वो क्वेश्चन करेगा आपसे कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो आप बताओगे भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। हम जो बोलते हैं संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, भाष धातु। भाषा को क्या कहते हैं, भाष धातु। कौन सी भाषा से बना है, संस्कृत भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों, विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब जैसे मैं कुछ नहीं बोल रही और मैं भावुक हूँ, जैसे मैं भावुक हूँ, सामने वाला मुझसे कुछ नहीं कह रहा, वो हंस रहा है और मुझे पता नहीं क्यों हंस रहा है, तो उसकी एक्टिविटी भी एक भाषा है। ठीक है, अगर वो रो रहा है, इमोशनल है, भावुक है, ठीक है, तो वो भी एक भाषा है। भाषा का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे बिल्कुल बोले ही, अगर आप उसे देख के समझ पा रहे हैं तो वो भी एक भाषा है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, एक गुरु हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिंदी के जाने माने गुरु हैं, जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। ठीक है, जो भी मैंने बताया वो ही इन्होंने बोला है, मतलब ये तो बहुत पहले बोल चुके हैं भाई, मैं तो अभी बता रही हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला था कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे उस भाषा को समझ जाते हैं। ये चीज आपको समझ आई, आई होप आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो। और भाषा के, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अभिव्यक्ति के आधार पर, और वो कौन कौन सी होती है, पहली होती है आपकी मौखिक, दूसरी होती है लिखित, और तीसरी होती है आपकी सांकेतिक। ये चीज आपको समझ आई। मौखिक होती है जो मुंह से बोली जाती है, लिखित होती है जो लिखकर बोली जाती है, सांकेतिक होती है जो इशारा करके समझाई जाती है या बोली जाती है। ये चीज आपको समझ आई। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अभिव्यक्ति के आधार पर 3 मानी गई है भाषा, 3 प्रकार माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान इस भाषा को 2 भागों में बांटते हैं, मौखिक और लिखित। और आप टेंशन मत लीजिए, ये जो पूरी पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल होगी, वो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दूंगी। मेरे जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, जिससे कि आप टेलीग्राम पर मेरे नोट्स देखें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आपसे पूछा जाएगा कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। तो आपको क्या बताना है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि इसे हम ऐसे कैसे कहते हैं, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है,
समझ लोगे तो दिमाग में रहेगी, रटोगे। रटने से क्या होता है कि अगर तुम उस चीज़ का रिवीजन ना करो तो तुम भूल जाते हो, और समझने से ये होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी होती है। समझ में आया आपको? तो देखो, आपको बस ये समझना है कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। अब जैसे मुंह से मैंने बोला, आपका किसी का नाम लिया मैंने, सपना, सपना नाम ले लिया, तो ध्वनि पूरी सपना करके जा रही है ना, ऐसा तो नहीं स। जब मैं पर्टिकुलर किसी का नाम ले रही हूँ तो पूरा नाम लूँगी ना, उसे तोड़ मरोड़ के तो नहीं लूँगी। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ध्वनि में पूरा नाम जाता है सपना। अब ऐसे ही लिखित में, अब आप किसी भी चीज़ को लिखोगे तो सबसे पहले आप ऐसे तो लिखोगे स, फिर उसके बाद प, फिर ना, ऐसे करके तो लिखोगे, तभी तो ऐसे लिखा जाएगा सपना। जब आप लिखते हो तो सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है, और जब आप बोलते हो, ध्वनि करते हो, तो आपकी जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी होती है ध्वनि। ये चीज़ आपको समझ आई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ड होता क्या है। इसमें मैंने आपको बताया है कि वर्ड को ही अक्षर कहते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं? अक्षर। ये चीज़ आपको समझ आई। वर्ड होते कितने हैं हिंदी में? जो वर्ड होते हैं, वर्णमाला होती हैं आपकी हिंदी में 52 होती हैं, ये आपको पता है। और इंग्लिश में ABCD आपकी कितनी होती हैं? 26 होती हैं। ठीक। अब वर्ड को हम क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर कहते हैं ना। अब वर्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसे भी समझाऊंगी मैं आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब भाई मैंने आपको ये बताया वर्ड आपके 52 होते हैं, तो मतलब 52 आप अ से ज्ञान तक लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आप 3-4 लिखने चाहें तो 3-4 लिख सकते हैं आप। तो मैंने इतने ले लिए। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें अई तो लिख रही हूँ मैं, सबसे छोटी अई तो है। उसी प्रकार लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी उसमें वर्ड थी। वर्ड में आप अब समझ गए ना, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। इसमें क, मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ड है। वर्ड बोले तो वर्णमाला। कितने अक्षर होते हैं इसमें? 52। वर्ड को हम क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक। लिपि, अब जैसे अब हम किसी का नाम लिख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे नाम कोमल। पहले लिपि की डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, इसे लिखने में टाइम लगेगा इसलिए बोल देती हूँ। वर्णों को लिखने के लिए, मतलब वर्ड आपके ये हो गए। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, चिन्ह मतलब अ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी अंग तक आपके चिन्ह माने जाते हैं ना। देखो ऐसे तो माने जाते हैं आपके चिन्ह। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसी को हम लिपि कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई। अब आप मुझे ये बताइए, ये वर्ड ही तो है आपका क, वर्ड है ना। और वर्ड को लिखने के लिए ओ की मात्रा एक चिन्ह है, इसे हम ओ की मात्रा को क्या कहेंगे? लिपि। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही हो कि वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने क्रम लिखा है इसे भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अब वर्ड से आपके शब्द बनते हैं और शब्द से आपके वाक्य बनते हैं, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे बनते हैं। अब वर्ड में मैंने ले लिया च, ले लिया ल, ले लिया, कॉमा लग रहा है मतलब सारे अलग अलग हैं। ठीक है। और न ले लिया। ठीक है, ये वर्ड हो गए। और शब्द, जब एक शब्द बनता है तो वो पर्टिकुलर एक नाम होता है। ठीक है, जैसे कमल, महल, राजा, किरण, तो आपने ले लिया किरण। अब वाक्य में क्या हो जाएगा? ये आपके वर्ड हैं, ये शब्द हैं, और वाक्य एक पूरा ऐसे हो जाता है, राम स्कूल जाता है। एक आपका वाक्य हो गया ना, सेंटेंस हो गया। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। आप लिख लेना राम स्कूल जाता है, तो ये आपके वाक्य में आ जाता है। ठीक। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी।
अभी मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपके वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपके वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, सीता नाचती है, किसके बारे में बात की जा रही है? सीता के बारे में। तो इसमें सीता क्या हो गई? उद्देश्य हो गई, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य है। और किस उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है? नाचने के बारे में, तो ये आपका विधेय है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? उद्देश्य को कैसे लिखोगे? जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में बात की जाती है वो आपका विधेय है। अब मैं आपको बताऊंगी हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में। मुझे लिखने में बहुत टाइम हो जाता है, इसीलिए ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का इतिहास होता क्या है? हिंदी का जो समय काल है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। समझ आया आपको? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है, हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है संस्कृत भाषा के सिंधु से हुआ है, ठीक। हिंदी शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ है किसने किया था? ईरानियों ने। हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है, ठीक है, सिंधु से हुआ है। और हिंदी का जो पहला प्रयोग किया था वो ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक, मानी जाती है। हुई है, मानी जाती है, एक ही बात है। किस अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति? तो आप बताओगे शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो आपकी संस्कृत भाषा है। समझ में आया आपको? अब मैं आपको बता दूं संस्कृत को हम किस किस नाम से बुलाते हैं? आर्य भाषा, आर्य जननी, देव भाषा या देववाणी। ये चीज़ आपको समझ आई? अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या है। और आप इस क्लास के अच्छे से नोट्स बना लेना। जब मैं लिख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? आप तो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मैं तो फिर भी अपनी ड्यूटी वगैरह करके आती हूँ। मेरे पास जो समय बचता है उसमें मैं आपकी क्लास लेती हूँ, तो आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है, आप उसका यूज कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है अपनी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से पाली भाषा आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। कुछ लोग कहते हैं कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आती है। आप कहते तो सही हो, लेकिन मानी हिंदी भाषा का जो विकास माना जाता है किस क्रम से माना जाता है, तो वो आपका आंसर होगा अपभ्रंश से माना जाता है। आप अवहट्ट आंसर कभी ना लगाना, ठीक है। कल भी मैंने आपसे लाइव क्लास में क्वेश्चन किया था तो कुछ लोग अवहट्ट बता रहे थे, तो अवहट्ट कभी ना लगाना। आप बुक से पढ़ लीजिए, अपभ्रंश ही दिया है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए क्या दिया है? अपभ्रंश, ठीक है। अब अवहट्ट का जो सीन है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो कड़ी है, कड़ी, उसे हम कहते हैं अवहट्ट। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अवहट्ट। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया संस्कृत हमारी देववाणी भाषा है, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसे? देववाणी, देववाणी। आई होप आपको ये क्लास पढ़ के समझ भी आ रही होगी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो आपको थोड़ी बहुत समझ भी आ रही होगी, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। अब पाली भाषा किसकी थी? पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी ना, और भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की भाषा, गौतम बुद्ध की भाषा को क्या थी आपकी? पाली। और प्राकृत आपकी जैन धर्म की भाषा थी। ये बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, और प्राकृत आपकी जैन धर्म की भाषा थी। और महावीर ने जो अपने उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने, वो किस भाषा में दिए थे?
प्राकृत भाषा में। आप इन चीज़ों को लिख लेना। कुछ चीज़ों को मैं लिख नहीं पा रही, इसलिए नहीं लिख पा रही क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब अपभ्रंश, इसे हम कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप। क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। और आपको ये तो पता ही है कि हिंदी अपनी आधुनिक भाषा है जिसका प्रचलन आज भी चल रहा है, ठीक है। तो हिंदी कैसी भाषा है? आधुनिक भाषा, ठीक। इन चीज़ों को नोट कर लेना, सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं मैंने, कुछ फालतू नहीं कराया, जो भी है इम्पोर्टेंट है। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो आपकी पूरे विश्व में बोली जाती है वो सबसे पहली भाषा है आपकी अंग्रेजी, ठीक है। और दूसरी है आपकी मंदारिन, और तीसरी है अपनी हिंदी। आई होप आपको ये तीनों भाषाएं समझ आ गई होंगी। अब जो आपके अक्सर पेपर में क्वेश्चन आते हैं राजभाषा को लेके आते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए या मॉक टेस्ट आप देते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो राजभाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट है सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राजभाषा का जो अर्थ है वो है राजकाज की भाषा, कि जो अपने राजकाज में कैसी भाषा का यूज होता है वही आपकी राजभाषा है, ठीक है। जिसे हम राज्य या प्रशासन की भाषा भी कहते हैं, राज्य या प्रशासन की भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से घोषित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है, मेरे पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं? नागरी लिपि। अब आपका देवनागरी लिपि व ब्राह्मी लिपि, जो आपकी देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है, ये मैंने लिखा राजभाषा, राजभाषा। तो जो आपकी देवनागरी लिपि है और ब्राह्मी लिपि है वो आपकी बाईं ओर से दाईं ओर ही तो लिखी जा रही है। तो ये जो चिन्ह है, ये वाला, ये जो चिन्ह है ये आपकी लिपि का चिन्ह है। ये चीज़ आपको समझ आई? ये ही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको कि जो आपकी देवनागरी लिपि है और ब्राह्मी लिपि है वो बाईं ओर से, इसे हम बायां मानते हैं लेफ्ट, और ये दायां राइट, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। समझ आया आपको? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी राजभाषा है कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये 343 से 351 तक है, ठीक है। संविधान के किस भाग में है? तो आपके भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, ठीक है। भाषा कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची है आपकी, ये अनुच्छेद है, ठीक है। अनुसूची ये है, अनुसूची आपकी 8 में भाषा वर्णित है। कितनी भाषा वर्णित है? ये अनुसूची कितनी है? 8 मतलब 8 में आपकी भाषा वर्णित है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। ये चीज़ आपको समझ आई? अनुच्छेद 343 से 351 तक है। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 8 है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और कौन सा आपका भाग है? तो भाग 17 है। आई होप आपको राजभाषा अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बता रही हूँ जो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 343 का 1 क्या कह रहा है कि संघ मतलब भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि आपकी कौन सी होगी? देवनागरी होगी, ठीक है। और आपका जो अनुच्छेद 120 है वो कह रहा है कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, चाहे संसद में, वैसे तो आपको पता है संसद में कौन सी भाषा का यूज होता है? अंग्रेजी भाषा का यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई? 120 संसद कितने में? आर्टिकल 120 में। अब 120 का आप यहाँ देखिए,
120 मतलब 12 का पलट दो 21 हो गया। तो अनुच्छेद 210 में क्या है, विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा। विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन से अनुच्छेद में, 210 में। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा कौन से अनुच्छेद में, 120 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कौन से अनुच्छेद में, 343 के 1 में। और प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था आपका 7 जून 1955 को। ठीक है। अनुच्छेद 343 आपका कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधायकों आदेशों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 348 में। ठीक है। अब आपकी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा होती क्या है, ये आपकी राष्ट्र की भाषा होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ संपर्क भाषा। बहुत ही इजी है ये, आपको पढ़ने की मतलब मेरा जो सुन रहे हो ना आप, उससे ही आपको याद हो जाएगा ये। तो ये है जोड़ने वाली भाषा। संपर्क मतलब जोड़ना। ठीक है, जोड़ने वाली भाषा। वर्तमान में भारत की जो संपर्क भाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा संपर्क भाषा में मानी जाती है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए बोली को। बोली बहुत सिंपल होती है, जो अपने क्षेत्रों में या इलाकों में बोली जाती है उसी को हम बोली कहते हैं। ठीक है। देवनागरी लिपि अभी मैंने आपको बताया था, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि भी आपकी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। इसकी जो पहचान होती है वो होती क्या है, क्षैतिज रेखा है। इसकी पहचान क्या है, क्षैतिज रेखा, जिसे हम सिरोरेखा भी कहते हैं। जिसे या तो आप क्षैतिज रेखा कह लो या सिरोरेखा कह लो। ठीक है। अब जैसे कमल लिखा है मैंने, तो ये आपकी ये जो रेखा है आप देख पा रहे हो, ये इसे आप क्षैतिज रेखा कह लो या सिरोरेखा कह लो, बात एक ही है। के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख लीजिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। भारतीय दूतावास ने किस शहर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया, तो वो है आपका नॉर्वे। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और भारतीय दूतावास ने कहाँ बनाया था, नॉर्वे में। मानक हिंदी का आकार क्या है, खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आकार क्या है, खड़ी बोली है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, शौरसेनी अपभ्रंश से। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। जैसे आप किसी का नाम ले रहे हो, कमल। ठीक है। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, और पूर्णतम इकाई मतलब पूरा वाक्य हो जाता है ना, कि राम खाना खाता है। अब आप लिख दो राम, तो ये शब्द ही तो हो गया एक पूरा। खाना आप मिला के मत लिखो सबको, राम अलग लिख लो, खाना अलग लिख लो, खाता अलग लिख लो, है अलग लिख लो। तो मतलब कि जो लघुत्तम इकाई है वो तो आपकी शब्द है। अगर सारे ये वर्ड आपके मतलब टूट जाएं अलग अलग, जैसे राम अलग, खाना अलग, ये सब कुछ अलग, अगर आप इन्हें एक वाक्य में मिला देते हैं तो भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य हो जाती है, और लघुत्तम इकाई आपकी शब्द हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ आई। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की कैसी भाषा है, कौन सी देश भाषा है, प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, जिसे हम पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली को हम पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी भी कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, अपभ्रंश। कुछ लोग अवहट्ट बोलते हैं, अवहट्ट एकदम गलत है। हिंदी और अपभ्रंश के बीच की जो भाषा है वो आपकी अवहट्ट है, लेकिन जो हिंदी का विकास हुआ है किस भाषा से हुआ है, वो आपकी अपभ्रंश है। ठीक है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में किस भाषा का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। ये चीज़ आपको समझ आई।
अब आपका खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरबी। भोजपुरी भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये चीज़ आपको समझ आई। अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा है? हिंदवी। ये चीज़ आपको समझ आई। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। अब आपका अगला है हिंदी शब्द का जो पहला प्रयोग है फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं।